हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आज पॉलिटिकल साइंस का 5वां चैप्टर देखेंगे, कांग्रेस प्रणाली के सामने चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो कांग्रेस प्रणाली के सामने क्या चुनौतियां थी, क्या चुनौतियां आई उनके सामने, ठीक है। और दूसरा, उन चुनौतियों के आने के बाद पुनर्स्थापना क्यों हुआ, क्योंकि आगे से कांग्रेस प्रणाली तो थी ही, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे चुनौतियां पहले। तो चुनौतियों में देखेंगे कि 1964 के मई में नेहरू जी की मौत हो गई। अभी आप ये देखेंगे कि जब 1964 में जब नेहरू जी मर जाते हैं, तो उसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध एक तरह से कह लिया जाए उत्तराधिकार का, कि नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से विचार विमर्श किया। लोगों से के कामराज ने विचार विमर्श किया कि भाई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाए। तो शास्त्री जी कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए और इस प्रकार वे देश के प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री। क्योंकि निर्विरोध तरीके से, मतलब इनका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि ये काफ़ी, लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता है नेहरू जी के धीरे धीरे करके वो करीब आ चुके थे। तो नेहरू जी लाल बहादुर शास्त्री को अत्यधिक मानते थे, जानते थे। तो इसलिए लोगों ने इनको, लाल बहादुर शास्त्री को पीएम पद पे पोस्टिंग दी, मतलब पीएम पद का बनाया, उम्मीदवार बनाया, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। तो खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1960 के समय, अभी नेहरू जी मरे नहीं थे उसके पहले, देखिए 1960 दे रहा है, उसमें गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी हमारे भारत में। तो क्षेत्रीय विभाजन जानते ही हैं आप लोग, सांप्रदायिक भी धर्मों के नाम पे, और गैर बराबरी, कोई बड़ा कोई छोटा, और गरीबी तो थी ही। तो ये सब प्रॉब्लम थी उस समय, इसलिए उस टाइम को, 1960 के टाइम को, दशक के टाइम को खतरनाक युग, खतरनाक दशक कहा जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 10 साल का होता है दशक, मतलब 10 साल। और उसके बाद फिर क्या होता है, किसी तरह से नेहरू जी अगर उस चीज़ों को, अपने देश को थोड़ा बहुत कहा जाता है, नेहरू जी के अंडर में पीएम बनने के बाद संभाला भी गया, तब तक उनके कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये और भी क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उस समय कौन थे, के कामराज, और ये बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, और कहाँ के थे, मद्रास से थे, मद्रास के, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी कहा जाए कि अभी करंट में देखेंगे, पीएम मोदी के जो पहले अध्यक्ष थे, बीजेपी के अध्यक्ष से पहले, अभी इस समय तो नहीं, इस समय तो जेपी नड्डा हैं, लेकिन अभी उसके पूर्व जो पहले थे उनसे, तो भूतपूर्व, तो वो कौन थे, बीजेपी के क्या नाम है, अरे वो अमित शाह, है ना। तो अमित शाह देखते हैं ना, दमदार लीडर है बिल्कुल, और अध्यक्ष के रूप में। उसी प्रकार उस टाइम नेहरू जी के टाइम में के कामराज थे, ठीक है। तो शास्त्री जी 1964 से 66 तक पीएम पद पर रहे, और बाद में उनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है 2 साल तक ये, मतलब पीएम के पद पे रहे शास्त्री जी, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय भारत में भी प्रॉब्लम थी, और उस समय प्रॉब्लम क्या थी कि भारत चीन का क्या हुआ था, युद्ध, और उस युद्ध में जो नुकसान हुआ था वो भारत को नुकसान झेलना पड़ा। फिर उस समय आर्थिक संकट भी थी, फिर सूखा पड़ जाना, मानसून की असफलता, और पाक से युद्ध, जो किसके समय, शास्त्री जी के टाइम। तो ये सब प्रॉब्लम उस समय थी, कब, 64 से लेकर 66, मतलब भारत के उस समय काफ़ी चीज़ों का क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा है जिसको आप लोग याद भी कर लोगे, जय जवान जय किसान, और याद भी होगा, ये उनका नारा था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक शास्त्री जी की मौत हो गई। और जैसा कि पिछले चैप्टर में, ये सारा कुछ पिछले चैप्टर में आपको पढ़ ही लिए हो, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह ताशकंद उज्बेकिस्तान में सोवियत संघ के द्वारा कराए जा रहे ताशकंद समझौते में गए थे, मतलब कहा जाए ताशकंद में ही जाके उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, अचानक उनकी मौत हो गई। और ये ताशकंद कहाँ था, उज्बेकिस्तान में था। और ये किस चीज़ का समझौता था, तो आपको पता है, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चला था उस समय, उसी का। और उसमें कौन किसके किसके बीच हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खां के बीच ये समझौता हुआ था, जिसको सोवियत संघ ने हैंडल किया था।
अब इस चैप्टर में यहाँ से ये बात अगर मेन देखा जाए तो यहाँ से अभी तक हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में ये तो सारा पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड था पीछे वाला। तो अब देखते हैं शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी के लाइफ की बात है कि इंदिरा गांधी आती हैं। शास्त्री जी का जो मौत हो जाता है तो इंदिरा गांधी कैसे पीएम के पद पे आती हैं। शास्त्री जी के बाद पीएम के लिए मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच क्या हुआ, मुकाबला हुआ। किसके लिए, पीएम पद के लिए। मोरारजी देसाई उस समय क्या थे, बम्बई के सीएम रह चुके थे वो, ठीक है। फिर किसके लिए दावेदार किए गए थे, पीएम पोस्ट के लिए, ठीक है। इंदिरा जी को सबने यह सोचकर समर्थन दिया क्योंकि इंदिरा कम अनुभवी थी और कामराज में वह बाकी नेताओं पर निर्भर रहेंगी। अब क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी जी को पीएम पोस्ट के लिए चुनाव लड़ाया गया तो कांग्रेस की सोच थी, कांग्रेस के लीडर की, जैसे मान लीजिए कामराज थे, उनकी सोच थी और सब जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे कि इंदिरा गांधी उतनी अनुभवी नहीं है, ठीक है। तो कामकाज में उनको जब जरूरत पड़ेगी तो नेताओं पर ही क्या रहेंगी, निर्भर रहेंगी। इसलिए उनको पीएम पद के क्या किया गया, उम्मीदवार बना दिया गया। और ये सोचा गया कि इंदिरा गांधी हमेशा क्या करेंगे, जो भी काम या कुछ भी पूछना उछना होगा तो उनके जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं उन्हीं के आश्रित रहेंगे उन पे, इसलिए उनको पीएम पोस्ट पे दिया गया। पीएम के पद पर रहने के 1 साल बाद 1967 में ही लोकसभा चुनाव होने थे। मतलब पीएम पोस्ट जब उनको दिया गया तो उसके 1 साल के बाद फिर से क्या होना था, लोकसभा का चुनाव होना था। लेकिन जब वो लाल बहादुर शास्त्री, एक चीज़ और देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के बाद जब इनको पीएम पोस्ट मिलता है तो उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री पीएम पोस्ट पे थे तो उस समय ये सूचना मंत्रालय में काम करती थी इंदिरा गांधी, ठीक है। फिर आते हैं इंदिरा गांधी के पीएम बनने के समय देश की क्या क्या समस्याएं थी जब इंदिरा गांधी पीएम बनी थी, क्या थी। गंभीर आर्थिक संकट थे, खाद्य संकट, पिछली चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हो इसको। मानसून की असफलता, औद्योगिक उत्पादन निर्यात गिरा, व्यापार व्यापक सूखा, है ना, सैन्य में पैसा लगाना। फिर इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में रुपए का अवमूल्यन किया। अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मतलब $1 में हमारा 5 रुपये हुआ करता था, यहाँ पे 1 रुपया कर दिया, 5 रुपये, $1 में 5 रुपये हुआ करता था, लेकिन वो क्या हो गया, 7 रुपये के बराबर हो गया, ठीक है, 7 रुपये के। अब ये क्या हुआ कि इसमें इंदिरा जी को अमेरिका से कि ऐसा क्यों हुआ, अवमूल्यन करना पड़ा, क्योंकि जब हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी उस समय इंदिरा गांधी ने अमेरिका से सपोर्ट मांगा। तो अवमूल्यन करने का मतलब ये हुआ कि क्या नाम है, उस समय हमारे भारत की स्थिति बहुत बेकार हो गई थी, सूखा पड़ गया था, है ना, सूखा, उद्योग के क्षेत्र में भी कमी, मतलब एक तरह से कहा जाए हर तरीके से हम बहुत प्रॉब्लम में थे। तो उन्होंने किससे सहायता मांगी, अमेरिका से सहायता मांगी, और अमेरिका ने सहायता देने को तो बोला लेकिन उसकी भी शर्त थी। तो शर्त यही थी कि $1 में जहाँ हम 5 रुपये देते थे वहाँ वो क्या हो गया, 7 रुपये हो गया, ठीक है। अब आते हैं गैर कांग्रेसवाद कि ये क्या होता है, गैर कांग्रेसवाद। तो जैसा कि नाम से ही सुन रहे हो आप लोग कि दूसरी पार्टी, गैर माने दूसरी पार्टी, कांग्रेसवाद, कांग्रेसवाद से अलग हट के दूसरी पार्टी। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने यह महसूस किया कि उनके वोट बट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्ता सीन है। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो विरोधी पार्टियां थी उन्होंने ये सोचा कि हम कई पार्टी, अलग अलग कई पार्टियां हैं, और जब हम अपने वोट के लिए मतलब लड़ते हैं चुनाव तो हमारी ही वोट जो होता है वो क्या होता है, दूसरे अलग अलग पार्टियों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हम सत्ता में आ नहीं पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, अभी करंट में आप लोग बीजेपी का ले सकते हो उदाहरण, कि बीजेपी इस समय क्या है, दमदार पार्टी है, वो बिल्कुल सत्ता में दावेदार पार्टी है ये। लेकिन यहीं पे इर्द गिर्द पार्टियां और अदर हैं, तो वो क्या होता है, वोट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है कि मान लीजिए कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो कोई पार्टी उसका क्या करती है, सब। इसीलिए आपने देखा कि बिहार में जब चुनाव हुए तो कई बार जो नीतीश की पार्टी वगैरह थी, लालू की पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, जो गठबंधन करके एक साथ क्या किया उन लोगों ने, किसको हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने एकजुट बना लिया। उसी तरीके उस समय कांग्रेस से अलग जो पार्टियां थी वो हर बार क्या होती थी, हार जाती थी। तो इस बार इन्होंने मोर्चा बनाया कि हम सब एकजुट होकर क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो हम शायद कांग्रेस पार्टी को क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। वे सभी दल एकजुट हुए जो गैर कांग्रेसी थे, और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस की सत्ता से हटाने का एक
बहुत अच्छा अवसर क्या लगा है, हाथ लगा है। अब यहाँ देखेंगे कि गैर विरोधी जो पार्टियां थी वो कैसे मानती थी कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन, तो ये तो इंदिरा गांधी के लिए तो ये नया नया था ही। प्लस कांग्रेस पार्टी में भी अंदरूनी क्या होने लगी थी, उठापटक होने लगी थी कि बहुत लोग उनकी बातें इंदिरा गांधी की मानते थे और बहुत लोग सोचते थे कि महिला ये क्या शासन करेगी, तो अंदरूनी उठा मतलब गड़बड़ था, तो ये विरोधी पार्टियों को पता था, तो वो सोचते थे कि शायद इसका फायदा उठा के हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें देखिए राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को क्या कहा है, गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया है। और जो ये मनोहर लोहिया थे वो किस पार्टी के लीडर थे, समाजवादी नेता थे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका गैर समाजवाद। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैर कांग्रेसवाद। राम मनोहर लोहिया ने सभी विपक्षी दलों को साथ आने को कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है, गरीब के हित के खिलाफ है, इसलिए विपक्षी दलों को एक साथ क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं 1967 का चुनाव के परिणाम क्या होते हैं। चुनाव का परिणाम, पहली बार कांग्रेस को इतने कम वोट मिले थे। कांग्रेस 7+2 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई। अब बात इसमें आती है एक साथ तो 9 भी लिखा जा सकता था, है ना, लेकिन क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि कांग्रेस 7 राज्यों में तो नहीं आई, ये तो पता है कि 7 राज्यों में नहीं आई, लेकिन +2 क्या है कि 2 राज्यों में उसकी सरकार आई भी, तो उन लोगों ने क्या किया, दल बदल कर लिया। दल बदल सरकार मतलब मान लीजिए हमारी पार्टी में रहे और आप जीत गए और फिर आप जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले जाओ, है ना। अभी तो इस समय बीजेपी के टाइम में भी हो रहा है कई जगह। तो ये इस तरीके से क्या किया, तो इस तरीके से 9 राज्यों में उन लोगों ने सरकार नहीं बना पाई, लेकिन 7 में तो बिल्कुल नहीं बना पाई, और 2 में बनाए भी थे, वो भी क्या हो गए, बिक गए। तो एक किसी तरह से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी रही, पर वोट बहुत कम मिले। अब केंद्र में बनी मतलब लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें किसी तरीके से कांग्रेस क्या गई, जीत गई, और लोकसभा की सरकार मतलब केंद्र में तो सरकार बनाई रही, लेकिन राज्यों में उसकी सरकार 9 राज्यों में नहीं बन पाई। और देखिए उस समय राज्य भी कितने थे, 14 थे, तो 14 में 9 में बना ही नहीं पाई थी, तो इसका मतलब बहुत ही कम मतलब वोट गिर गया था उसका। इसलिए इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। क्यों राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई, क्योंकि जब से हमें आज़ादी मिली थी तब से लेके एक सफल दावेदार के रूप में कांग्रेस क्या करती रही, राज करती रही। लेकिन इस समय ऐसा है कि जो उसने क्या किया, हार 1967 के जो चुनाव का जो परिणाम हुआ उसमें वो हार हुआ किसका, कांग्रेस का। आते देखते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता कौन कौन थे और क्या क्या हुआ उनके साथ। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव क्या हो गए, इस वाले चुनाव में हार गए। 67 के चुनाव में तमिलनाडु के कौन थे, के कामराज थे। महाराष्ट्र से कौन थे, के पाटिल थे। पश्चिम बंगाल से कौन थे, अतुल्य घोष थे। बिहार से के सहाय थे। और इन लोगों ने क्या किया था, अपने क्षेत्रों से क्या किया, जो चुनाव लड़े थे अपने अपने क्षेत्रों से, ये लोग यहाँ पे मतलब तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सब जगहों से ये लोग दिग्गज नेता होने के बावजूद भी ये क्या किए, वोट हार गए, और ये बहुत बड़ी शर्म की बात थी। निम्न राज्य में कांग्रेस नहीं बना पाई, और राज्यों में कौन कौन, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो इन सब भी राज्यों में कांग्रेस नहीं बना पाई अपना अधिकार। आगे तमिलनाडु में पहली बार एक क्षेत्रीय पार्टी को बहुमत मिला था, जिसको कहते थे डीएमके बोला जाता था, डीएमके, इसने सरकार बनाई। तो ये डीएमके की सरकार बनी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस पार्टी ने हिंदी को राजभाषा के रूप में विरोध किया। क्यों किया भाई, तमिलनाडु में तमिल भाषा है तो वहाँ पे ये हिंदी तो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया था, इस पार्टी के लोगों ने विरोध भी किया था, हिंदी के लिए राजभाषा ना बनाया जाए, और इस पार्टी ने सरकार बनाई क्षेत्रीय। तो ये क्षेत्रीय जो पार्टी थी वहीं की लोकल पार्टी थी, और बहुत बड़ी बात थी कि उस समय ये पार्टी तमिलनाडु में कि कामराज को हराकर इसने क्या की थी, अपनी पार्टी बनाई थी, अपनी सरकार बनाई थी। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट कल मिलते हैं, बाय।